हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय सागर। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेम टाइम पे हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है जो आपको अच्छे से और एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आई थिंक आपका केम फिजिक्स का जो पेपर गया है अच्छा गया होगा। तो अगर अच्छा गया है तो आप केमिस्ट्री के इस एमसीक्यूज़ को एक दो बार देख सकते हो। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी सिलेक्ट करके हम लोग रखे हैं। और इसके बाद आप इसको अगर लगता है कि आपके किसी दोस्त को मैं भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको भेज सकते हो। ओके। और नेक्स्ट जो है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे एक सर हैं मूलचंद सर, तो उन्होंने भी हेल्प किया है। तो आई थैंक यू हिम फॉर दिस। ओके। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट और एक चीज़ है कि आप हो सके तो ये वीडियो या फिर ये वीडियो को सेव करके रख दिए रहना, क्योंकि नेक्स्ट जो है हम लोग फिर डायरेक्ट CUET या फिर जेई या फिर नीट एग्ज़ाम वगैरह के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे इसके बाद, या फिर एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए जो हमारे बोर्ड के यानी से हर स्टेट का रहता है, तो उसमें भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो उसलिए हम लोग नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको में भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप सेव करके रख सकते हो बाद में वो चैनल पे, फिर आप जब आपका मार्च में पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम हो जाएगा फिर आप चाहो तो देख सकते हो। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, विलय के सहगुण जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें से जो चारों प्रॉपर्टी है, ठीक है, चारों प्रॉपर्टी जैसे कि आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो ये जो चारों प्रॉपर्टी है ये आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं हिमांक ऑफ नमन, फिर उसके बाद पराशरण दाब, ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप 2-3 मार्क्स के लिए इसको देख सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है करके। तो इसमें क्वेश्चन का जो दिया गया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन होता है। ठीक है, विलय या जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, जैसे आप मान के चलिए शक्कर पानी बना रहे हो, ठीक है, पीने के लिए शुगर प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आप पानी लिए हो, फिर उसके बाद आप शक्कर डाल रहे हो, तो शक्कर जो है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और दोनों मिलके क्या कर देंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये सॉल्यूट कितने आप ऐड किए हो एक सॉल्यूशन पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना आपको इस चैप्टर्स में से अगर आपको मिल रहा है तो आपको चार चीज़ अच्छे से पढ़ लेना है, इनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, पहला तो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोलते हैं आई थिंक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद है आपका कंडक्टेंस, ठीक है, चालकता। उसके बाद विशिष्ट चालकता, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये चारों। ठीक है, ये चारों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके इकाई, उसके बाद यानी यूनिट क्या क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ये चारों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है अगर इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं तो ये होता है 1/ρ। ठीक है, और रेजिस्टेंस वाले में आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू L/A। तो यहाँ पे 1/ρ आपको फाइंड करना है। तो इसका अगर आप फाइंड करोगे, रो पहले अगर फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा R/A/L। तो ऊपर में ये मीटर स्क्वायर रहेगा, ये मीटर रहेगा, तो कट जाएगा, तो ये ओम इंटू मीटर हो जाएगा रेजिस्टिविटी का। ठीक है, यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका आ जाएगा ओम इंटू मीटर। तो 1/, यानी इसका रेसिप्रोकल कहलाता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ओम मीटर अगर है तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। पर यहाँ पे आपका सेंटीमीटर के टर्म्स में दिया गया है तो ये आंसर आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर इनवर्स दिया रहता तो मीटर इनवर्स हो जाता। ओके,
उसके बाद है आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लेना आरएनएस इक्वेशन में ये कैसा है। और उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट जो बाद में हम लोग लिखे भी हैं, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन क्या है? तो आरएनएस इक्वेशन ये बताता है रिलेशन किसके किसके बीच में। ये जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, इसको हम लोग स्थिरांक भी बोल देते हैं। तो ये और टेम्परेचर के बीच में यानी ताप के बीच में रिलेशन बताता है कि कैसे ये डिपेंड करता है। तो के जो है ये होता है के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ये है आर एन एस सी का इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। उसके बाद आपका टी जो है वो टेम्परेचर है, आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक जिसको हम लोग बोलते हैं। ई ए जो है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ई ए जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। और यहाँ पे ये जो स्मॉल ई है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई जो हम लोग वैल्यू रखते हैं, मैथ वाले समझ आ रहे होंगे, नेचुरल लॉगरिथम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। और ए जो है इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। इसको आरएनएस कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर आरएनएस कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर आप देख लेना कौन सा होगा। डी हो जाएगा, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक है। उसके बाद टू व्हिच ब्लॉक मैंगनीज इज रिलेटेड, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है इस खास करके ये डी और एफ जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आप अगर एलिमेंट पढ़ रहे हो तो डी और एफ का आप जनरल फार्मूला पढ़ना, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे n-1 डी 1 से 10 तक रहता है, और ये ns 2 तक, या 1 से 2 जब तक आपका जितना रहता है, ठीक है। आप चेक कर लेना, उस हिसाब से आप डी और एफ का भी n-2 f 1 to 14 वाला उसको भी आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको याद रख लेना। और खास करके आपका जो 21 से 30 तक है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो 21 से 30 तक है, स्कैंडियम से लेके आपका लास्ट तक, तो जिंक तक, तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है उसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मतलब 3D सीरीज जो है उसका आप ट्राई कीजिएगा अच्छे से याद रखने के लिए। बाकी 4D और 5D सीरीज जो है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि अच्छा ऐसे आएगा तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं करके, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका मैंगनीज का दिया गया है, ठीक है। तो मैंगनीज का आपका कौन सा वाला बनेगा, तो ये जो है ये 3D सीरीज में आता है, तो ये डी ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। मैंगनीज जो है वो डी ब्लॉक में आता है, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला है n-1 डी 1 to 10 ns1 to 2, और मोस्टली अगर देखोगे डी ब्लॉक में तो ns2 में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कैंडियम से लेके जिंक तक आपको याद रखना है कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, सारे के सारे का, ठीक है। और इसमें ग्रुप एस ब्लॉक पर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रुप 1 और 2 है, जो अल्काली मेटल है और अल्कालाइन अर्थ मेटल है, ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ग्रुप 1 and 2, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये पी ब्लॉक में आ जाते हैं। जैसे आपका हो गया, पहला तो हो गया बोरन फैमिली जितने हैं, फिर उसके बाद 14 आ जाएगा आपका कार्बन फैमिली, 15 आ जाएगा आपका नाइट्रोजन फैमिली, फिर उसके बाद आपके चाल्कोजेंस आ जाएंगे, ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद आपके हैलोजन आ जाएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले, उसके बाद 18 में आपका नोबेल गैस आ जाएंगे। ये सारे के सारे पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्रुप 3 से आपका ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने हैं ये मोस्टली किस में आ जाते हैं, डी ब्लॉक वाले में आ जाते हैं, समझ में आ गया। और ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल के लास्ट एंड पे एक रहते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, तो ये एफ ब्लॉक में आते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। और मोर स्पेसिफिक अगर बता जाए मैंगनीज का, तो ये इसमें n-1 डी 1 to 10 ns2 में अगर आप देखोगे तो ये आता है 3d 5 4s2, ठीक है। तो ये जो है ये हाफ फील्ड है, आधा फील्ड है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है करके। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन K4 Fe6, ठीक है। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो इसमें आपको देखना है कि चार्ज किसके ऊपर क्या रहता है करके। तो मोस्टली जो आपका मेटल्स रहते हैं उसका चार्ज जो होता है प्लस में यानी पॉजिटिव में रहता है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है उसका आपका +1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो Cn है
ये सियानाइड जो है इसका -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये बताता है कि जो टोटल सम होता है एक न्यूट्रल कंपाउंड का, यहाँ पे आप इसके पावर पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर नेगेटिव देता तो वो नेगेटिव के बराबर होता, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये 4 के लिए K4 के लिए आपको 4 इंटू +1 करना है क्योंकि उसका चार्ज इतना है, प्लस आयरन के लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसलिए हम लोग इसको x लिख लेते हैं, प्लस अब Cn के लिए -1 है तो 6 टाइम्स ऑफ -1 कर लेंगे, और इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0 है। ठीक है, अगर -4 लिखा रहता है तो आपको -4 लिखना पड़ता है, फिर आप कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? जैसे दिया गया है उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू +1 4 प्लस एक्स 6 इंटू -1, ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0, सो x हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये 2/2 मत सोचिएगा, ये पहला इंग्लिश के लिए है, दूसरा हिंदी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रियन इज यूज्ड फॉर। ठीक है, फ्रियन किस लिए यूज किया जाता है? फ्रियन इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, एनेस्थेटिक, रेफ्रिजरेंट, एनाल्जेसिक। ठीक है, तो फ्रियन जो है वो आपका CFC को हम लोग फ्रियन बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, और इसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एक आता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके AC और फ्रिज में यूज होता है। ठीक है, तो ये एक रेफ्रिजरेंट है, AC तलक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप देखे होंगे फ्रिज के पीछे एक तो काला टाइप का डब्बा टाइप का रहता है, ठीक है, जिसको कंप्रेसर बोलते हैं, वैसे ही सेम टाइप का AC में भी यूज होता है। तो उसमें फ्रियन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो वो फ्रियन गैस क्या करता है, वो रेफ्रिजरेंट जैसे काम करता है। ठीक है, और इसमें इंसेक्टिसाइड मतलब समझ रहे हो, कीटनाशक जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए DDT है, तो DDT भी आपको पढ़ना है। DDT जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एनेस्थेटिक है, जैसे ये क्या करता है कि निश्चितक जो है वो आपके सेंस को ब्लॉक कर देता है। जैसे ऑपरेशन वगैरह रहता है तो उसमें एनेस्थेटिक यूज किया जाता है ताकि वो सेंस ब्लॉक हो जाए करके। ठीक है, उसके बाद एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक जो है वो आपका दर्दनाशक है। तो ये क्या करता है कि जैसे आपका बॉडी पेन हो रहा है या फिर बुखार वगैरह हो रहा है, तो जो हम लोग पैरासीटामोल वगैरह खाते हैं, पैरासीटामोल एस्पिरिन वगैरह खाते हैं, तो वो जो है आपका एनाल्जेसिक है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म। अल्कोहल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? तो देखो अल्कोहल को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। ठीक है, तो ये ROH अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो ये आपका फॉर्मेशन करेगा, ये R रहेगा। अब OH को ये रिप्लेस कर देगा क्योंकि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव है, प्लस हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हो कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस कर लेगा। तो इसमें देखोगे तो आपका ये बैलेंस नहीं है, तो आप अगर बैलेंस करोगे तो ये 2Na हो जाएगा, और ये 2 और ये H2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मॉलिकुलर फॉर्म में रहेगा तो इसलिए हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगा और ये उड़ जाएगा। तो इसलिए आरो मार्क दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर चल देगा। ठीक है, तो ये जो RONA बना है, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, तो ये बनेगा, ये H जो है ये Na से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RONA बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मालिन इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्मिल क्लोराइड, उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मालिन है ये भी आपका 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो फॉर्मालिन दिया गया है ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मालिन जो है वो फॉर्माल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड यानी HCHO। तो HCHO में अगर 40% आप पानी डाल देते हो, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड में अगर आप 40% क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर दे रहे हो, जितना है उसमें वाटर कंटेंट कितना है, 40% है, यानी एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो है आप लैब में अगर स्पेसिफिन वगैरह देखे होंगे, लैब में जो रखा जाता है कि प्रॉन वगैरह रखा जाता है, झींगा वगैरह या ऑक्टोपस वगैरह रखा जाता है, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो फॉर्मालिन है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्माल्डिहाइड और फॉर्मालिन वगैरह जो फिश वगैरह रहता है, जो मार्केट वगैरह में फिश मिलता है उसमें भी यूज किया जाता है। हालांकि ये इलीगल है पर यूज किया जाता है ताकि फ्रेश रहे करके। ठीक है, तो जो फॉर्मालिन है वो क्या है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड है। उसके बाद है हिंसबर्ग रिएजेंट इज, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है? ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो C6H5SO2Cl है। ठीक है,
ये वाला है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, ये आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो एमाइंस है इसमें डिफरेंस करता है। मतलब कौन सा कैसे टेस्ट होगा, कौन सा में कैसे पता चलेगा, वो ये रोल प्ले करता है। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में ये डिफरेंस पता करवाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, इसके बाद ये जो C6H5N2Cl है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ओके, और ये जो है ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दिया गया है, सॉरी, ये जो है आपका एसिटामाइड है। ठीक है, ये जो है आपका एसिटामाइड है, इसको आप बोल सकते हो ऐसा लिखा गया है CH3CONH2। ठीक है, इसको ऐसे लिखा दिया गया है। फिर उसके बाद है C6H5SO3H, जो है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो C6H5SO2Cl है, जो क्या काम करता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में डिफरेंस बताता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन में। ठीक है, उसके बाद है बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आप अगर ये लिख के रख लेना, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो कम से कम ये जो है आप पढ़ लेना। मतलब क्या है, सारे के सारे विटामिन जो है, ठीक है, जितने आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब सारे के सारे जो विटामिन है उसके साइंटिफिक नेम क्या क्या है। ठीक है, जैसे B1 का क्या नाम है, थायमिन जैसे है। फिर B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लोविन है। तो वो सबको आपको याद रखना है। उसके बाद क्या रखना है कि इसके दो सोर्स, जैसे ए, विटामिन ए बोला जा रहा है, तो इसके सोर्स कहाँ से आपको मिलेंगे, विटामिन ए कौन से चीज़ें खाने से आपको मिलेंगे, और इससे क्या क्या बीमारी होता है। ठीक है, आपके बायोमोलिकुल चैप्टर में आपको लास्ट में आई थिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे विटामिन सारे लिस्ट दिया गया है, या फिर कोई भी आप मॉडल पेपर देख रहे हो तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो लिस्ट आपको अच्छे से पढ़ना, विटामिन बी, ए, जितने भी है, सी, डी, तो उसमें से क्या क्या आपको मतलब डिजीज हो सकते हैं उसके डिफिशियंसी से। उसके बाद कौन से चीज़ों से आपको वो खाने से मिलेगा उस प्रोटीन या सॉरी उस विटामिन को। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो इसके विटामिन है इसके साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरी बेरी डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन पूछा गया है, तो विटामिन बी जो है वो आपका आंसर है। मोर स्पेसिफिक जो है विटामिन B1, विटामिन B1 के कमी से आपको बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 जो है इसको हम लोग साइंटिफिक में थायमिन भी बोलते हैं, THIMINE। ओके, तो थायमिन जो है ये आपका बेरी बेरी, इसका अगर डेफिशिएंसी हो तो आपको बेरी बेरी बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ जो है, ठीक है, बच्चों का जो ग्रोथ है ये कम हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद इस जो विटामिन ए है इसके कमी से आप जानते हो कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मतलब रात को आपको ढंग से या अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा, हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, और अच्छे से अगर बोला जाए तो मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ये आपको एक बीमारी होता है जिसको बोला जाता है जेरुथेलामिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया है आपका आँख का, तो वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, टफ होने जाता है, मतलब सख्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी जो है इससे आपको स्कर भी होता है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी जो है मेन सोर्स जो है जितने सिट्रस फूड हैं, मतलब जो खट्टा लगता है आपको खाने में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, तो इसमें आपको विटामिन सी बहुत हैवी अमाउंट में मिलेगा। तो ये स्कर्वी से क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग गम होते हैं, मतलब आपके मसूड़े से खून निकलने लगते हैं। तो वो एक बताता है कि आपको स्कर्वी बीमारी है, तो आप हैवी अमाउंट में आप नींबू वगैरह संतरा वगैरह खाओ, तो आपका विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है कम हो जाएगा। उसके बाद विटामिन डी है, विटामिन डी के कमी से आपको छोटे बच्चों में रिकेट्स दिखने मिलता है। ठीक है, रिकेट्स जो है ये आपका विटामिन डी के कमी से मिलता है, ये आपको बच्चों में यानी चिल्ड्रेन में दिखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बड़े लोगों में जो है वो ऑस्टियोमैलेसिया दिखने को मिलता है। ठीक है, ऑस्टियोमैलेसिया जो है वो आपको विटामिन डी के कमी से होने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है कि जो बोन है, जो हड्डी है, वो थोड़े से डिफॉर्म होने लगते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप के होने लगते हैं हल्का सा।
ठीक है, बच्चों में। लेकिन ऑस्ट्रोमेलिया से जब होता है, खास करके बड़े लोग में 40-45 या 30-35 के एज में अगर विटामिन डी की कमी होता है, तो इसमें क्या होता है, जो बोन जो है धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं, नरम होने लगते हैं, और उसके बाद जॉइंट वगैरह में जो है पेन होने लगते हैं। ठीक है, जॉइंट वगैरह में पेन होने लगते हैं। तो ये 4 जो है आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा बीमारी होता है उसकी कमी से। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है 11, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितना है। तो ये मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर ना आप अभी से याद रख लो कि हमें से ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कहीं पे भी रहे। ठीक है, आप अगर बाद में एग्रीकल्चर या फिर नर्सिंग वगैरह किसी में दोगे, मोस्टली ये पूछा जाता है मॉलिकुलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, सॉरी, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। तो मोलारिटी जो है, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि आप कितना मास लिए हो। ठीक है, कितना वजन का आप लिए हो। तो यहाँ प्योर वाटर दिया गया है, तो प्योर वाटर के लिए हम लोग इसको 1000 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर वाले, तो इसमें मोलर मास जो है वो आपका वाटर का जो होता है वो 18 ग्राम होता है। वाटर, ये आप अगर देखोगे इसका 2 × 1 प्लस इसका मास आपका 16 हो जाए, तो ये हो जाता है 18 ग्राम। तो 18 और वॉल्यूम हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये आपको 1000 डिवाइडेड बाई 18 मिलेगा, इसका ये आपका आ जाएगा 55.55। ठीक है, मोस्टली तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 55.6 आ जाएगा। ओके, तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर ये आपको याद रखना है कितना होता है, 55.6 से करके। और ये आप ध्यान रख लेना, मोलारिटी फॉर्मूला से भी पूछा जाता है। हाँ, और इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब आप मोलारिटी पढ़ रहे हो ना, तो मोलारिटी के साथ आप नॉर्मलिटी पढ़ो। नॉर्मल होता क्या होता है, उसके बाद आप इसमें मोलालिटी भी एक होगा, आई थिंक। ठीक है, तो ये सब पढ़ लो, मोलारिटी के फॉर्मूला कैसा रहता है, मोलालिटी का कैसा रहता है, नॉर्मलिटी का कैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड हम लोग पोटेंशियल लेते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसको हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। ये जब टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, वो अगर आप दो अलग अलग रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, जो हम लोग बोलते हैं दर ध्रुवांक है या स्थिरांक है, के अगर जानते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो हर 10 डिग्री में ये कितना बढ़ जाता है, हर 10 डिग्री में आपका, हर 10 डिग्री में ये 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। मतलब मान के चलो, अगर आप 30 डिग्री पे एक रिएक्शन की है जिसका दर जो स्थिरांक है या फिर रेट कांस्टेंट है वो अगर K1 है, और सेकंड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट या अंदर स्थिरांक जो है वो K2 है, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा हर 10 डिग्री, मान के चलिए 30 डिग्री पे आप ये कैलकुलेट किए और ये 40 डिग्री पे कैलकुलेट किए, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना टाइम से बढ़ जाएगा, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा वो 2 से 3 गुना बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ओके, उसके बाद है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, ठीक है, वो क्या होगा करके। तो इसमें आपका सेकंड वाला जो है ऑप्शन वो आएगा n-1 d 1 to 10 ns2 है करके। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो S जो है वो मोस्टली कंप्लीटली फिल हो जाता है, और ये जो है मतलब D वाला जो है वो आधा अधूरा वाला फिल होता है, आपका 1 से लेके 10 तक फिल होने के चांसेस है। तो एक के बाद एक आप इसमें जो 3D वाले सीरीज हैं, ठीक है, कौन सा, स्कैंडियम से जिंक तक जितने हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है करके। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक जो है वो क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग लिखते हैं RMgX। ठीक है, जहाँ पे R जो है वो अल्किल ग्रुप है, जैसे मिथाइल हो गया, फिर C2H5 आपका इथाइल हो गया, फिर प्रोपाइल हो गया C3H7। तो ये जो R वाले जो है वो अल्किल ग्रुप है, Mg जो है आपका मैग्नीशियम है, X जो है वो आपका जितने सारे हैलोजेंस हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये हैलाइड्स ग्रुप जो है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ये अल्किल के अलावा एरिल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये अल्किल के अलावा और क्या हो सकता है, ये तो आपके अल्किल ग्रुप हो गए, इसके अलावा ये एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, मतलब बेंजीन वाले ग्रुप भी हो सकते हैं, C6H5 वाला, बेंजाइल वाला। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखोगे तो ये RMgX। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये मेटल के साथ बॉन्डेड है। ये कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है, मेटल। इसमें अगर आप रखोगे CH3, तो CH3MgCl मान लेते हैं हम लोग। तो इसमें ये जो कार्बन है ये मेटल से बॉन्डेड है, तो इसलिए इसको हम लोग ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पायरिन इज यूज्ड विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्सटिंग्विश फायर। जो अब आग लग जाता है तो उसमें पायरिन के साथ हम लोग और क्या यूज़ करते हैं ताकि जो आग है उसको बुझा सकें। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसमें जो है हम लोग CCl4 यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हम लोग यूज़ करते हैं पायरिन के साथ। तो ये जो है ये आपका नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, CCl4 जो है वो आपका नॉन फ्लेमेबल है, मतलब ये जलता नहीं है। ठीक है, ये बुझाने में यूज हो जाता है, तो ये आग नहीं पकड़ता है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नॉन फ्लेमेबल बोलते हैं। तो CCl4 पायरिन के साथ यूज होता है ताकि जो फायर जो है उसको बुझा सके, यानी एक्सटिंग्विश कर सके। ओके, नेक्स्ट है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, 2 मार्क या 3 मार्क्स के हिसाब से आप बोल सकते हो, या 1 मार्क के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा और एग्जाम्पल के साथ भी। ठीक है, कि लुकास रिएजेंट क्या है करके। ओके, सो लुकास रिएजेंट जो है वो ये आपका है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये जो है आपका लुकास रिएजेंट है। तो ये जो है डिफरेंट क्या करता है, ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री आपका टर्शियरी जो अल्कोहल है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री टेस्ट कैसे पता चलता है कि अगर मान के चलो रिएक्शन जो है बहुत स्लो है, ठीक है, वेरी स्लोली रिएक्ट करेगा, तो वो 1 डिग्री है। उसके बाद 2 डिग्री कैसे पता चलेगा कि अगर ये रिएक्शन फ्यू मिनट में हो जाए, कुछ टाइम में हो जाए 2 डिग्री, और अगर रिएक्शन जो है इमीडिएटली हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है, इमीडिएटली अगर रिएक्ट करने लगे, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट क्या करता है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, जिसमें आप बोल सकते हो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है। ओके, नेक्स्ट है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो टॉलेंस रिएजेंट होता है आपका, ये होता है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस ये अमोनिया मिलके एक आप बोल सकते हो मिक्स्ड यानी ट्रांजिशन वाला एलिमेंट बनाते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं NGNH3 प्लस। ओके, ये एमोनिकल, ठीक है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, क्या है ये, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपका टॉलेंट रिएजेंट है। तो टॉलेंट रिएजेंट करता क्या है, ये एल्डिहाइड के टेस्ट में यूज होता है। ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट का काम क्या है, ये एल्डिहाइड के टेस्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लोसिव। इसमें से कौन सा जो है वो आपका एक्सप्लोसिव जैसे फंक्शन करता है। तो ये आपका जो ट्राई नाइट्रो बेंजीन है ये आपका एक्सप्लोसिव में यूज होता है। तो ये 1 3 और 5, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, फिर थर्ड पोजीशन पे और फिर फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो इन तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है। तो आप इसको बोल सकते हो 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन।
ठीक है। तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो है वो एक्सप्लोसिव जैसे यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रोएथेन देख लेना। उसके बाद है मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो किस मोनोमर से बना हुआ है। ठीक है। तो सेल्यूलोज का जो मोनोमर है वो आपका ग्लूकोज है। ठीक है। ये सेल्यूलोज जो है वो क्या है, ग्लूकोज से बना हुआ है। आप बोल सकते हो ये पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड है। और यानी आप उल्टा बोल सकते हो, रिवर्स, कि ग्लूकोज जो है वो सेल्यूलोज का मोनोसैकेराइड है या मोनोमर है। ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड है। इसमें से बाकी जो है लैक्टोज जो है और माल्टोज जो है ये दोनों डाइसैकेराइड है, मतलब दो अलग अलग शुगर से बना हुआ है। ठीक है। तो लैक्टोज जो है, ठीक है, ये डाइसैकेराइड है। और ये जो है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। ठीक है। गैलेक्टोज से बन के मिलता है। लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, किससे किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। सेम माल्टोज जो है वो ये भी आपका एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, मतलब दो ग्लूकोज मिल जाएंगे तो उसे हम लोग माल्टोज बोलते हैं। उसके बाद फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज खुद एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज खुद एक एक मोनोसैकेराइड है। इसके अलावा और एक डाइसैकेराइड है जो है सुक्रोज। ठीक है। तो सुक्रोज जो है ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है। तो मोनोमर ऑफ सेल्यूलोज क्या है, ग्लूकोज है। इसमें आप तीनों जो है, और मतलब आप सेल्यूलोज क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसका अगर हो सके तो डायग्राम याद रख लीजिएगा कि कैसे आप कौन से ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप को कैसे अटैच करोगे। ठीक है। उसके बाद है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज केमिकली। ठीक है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो इसमें से कौन सा था। ठीक है। तो जो कॉपर फेरोसियानाइड जो है, कॉपर फेरोसियानाइड जो है वो आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे फंक्शन करता है। Cu2Fe(CN6). ठीक है। कॉपर फेरोसियानाइड। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है कि ये सिलेक्टिवली चूज करता है, मतलब किसको भेजा जाएगा किसको नहीं भेजा जाएगा। जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में अगर इधर वाटर और मिनरल है, वाटर प्लस मिनरल है, तो ये सिलेक्ट करेगा कि इधर भेजा जाएगा किसको किसको नहीं भेजा जाएगा। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम है, और ये कॉपर फेरोसियानाइड जो है वो ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम करोजन। तो जो कोटिंग होता है आयरन का, सॉरी जिंक का आयरन के ऊपर, आयरन अगर आप लिए हो उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गाल्वानाइजेशन। ठीक है। गाल्वानाइजेशन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, ये 2 मार्क्स के लिए आप देख सकते हो कि गाल्वानाइजेशन क्या है करके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है वो कितना है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है वो आपका 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये आपका टी हाफ का वैल्यू है। ठीक है। और ये टी हाफ अगर पूछा जाता है तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/A0⁻n-1 है। ये जनरल फॉर्मूला आप बोल सकते हो। इसमें आपको अगर पूछा जाता है जैसे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, और सेकंड ऑर्डर के लिए, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पूछा रहता है तो आप ऐसे बना सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको रखना है, याद रखना है कितना होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय K1। उसके बाद है इन 3D सीरीज which element shows हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा जो है 3D सीरीज में जो स्कैंडियम से 21 से लेके जिंक तक है, तो उसमें से किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका मैंगनीज का है, इसका होता है +7। उसके बाद आयरन का जो हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। निकल के लिए आपका +4 है, और Cr यानी क्रोमियम के लिए आपका हाईएस्ट +6 है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका मैंगनीज के लिए है। नेक्स्ट है उसके बाद मोर सॉल्ट जो है मोर का जो लवण है वो क्या है,
ये एक डबल सल्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी डबल सल्ट होते हैं, जैसे पोटासालम आपको हो गया। तो मोर सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो है NH4 होल टू SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6 वाटर, ठीक है। ये जो है आपका मोर सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है। तो मोर सॉल्ट जो है एक डबल सॉल्ट है। तो इसके अलावा और एक डबल सॉल्ट है, जैसे आपका पोटासालम, ठीक है। पोटासालम भी आपका एक क्या है, डबल सॉल्ट है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24 वाटर। ये जो आपका एक डबल सॉल्ट है। मोर सॉल्ट और पोटासालम दोनों क्या है, डबल सॉल्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन बाय द नेम फ्रियन, ठीक है। ये फ्रियन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या है फ्रियन, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ये होता है Cl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आप बोल सकते हो डाई फ्लोरो मीथेन, ठीक है। इसमें CH4 वाले ग्रुप से आप बोल सकते हो, जो H4 है मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन और फ्लोरीन से ऑक्युपाइड है। तो दो ठो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, दो ठो फ्लोरीन है तो डाइफ्लोरो, और फिर उसके बाद मीथेन बचा है। तो CCl2F2 ये जो है फ्रियन का केमिकल फॉर्मूला है। और ये फ्रियन क्या होता है कि ये जो फ्रियन है ये आपका एक केमिकल यूज होता है फ्रिज और AC वगैरह में ठंड करने के लिए, मतलब टेम्परेचर कम करने के लिए, लोअरिंग करने के लिए, कम कर रहा जाता है। तो वो एक रेफ्रिजरेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज यूज्ड फॉर पॉइजनिंग अल्कोहल। तो इसमें से कौन से में हम लोग यूज़ करते हैं अल्कोहल को पॉइजनिंग करने में। तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो एक्चुअली यूज होता है, मिथाइल अल्कोहल जो है वो आपका यूज होता है, पॉइजनिंग हो जाता है अल्कोहल जो है। ये क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल अगर आप जो दारू वगैरह बनता है उसमें मिथाइल अल्कोहल अगर यूज हो जाता है तो ये पेट में जाने के बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो ये इथानॉल को पॉइजनिंग कर देता है। तो उसमें क्या हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर सेहत के लिए यानी तबीयत खराब होने लगता है। एक बार अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसमें कंज्यूम कर लेते हो तो यहाँ तक बात हो जाता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है कि मिथाइल अल्कोहल जनरली क्या हो जाता है, इसको यूज करते हैं ताकि टैक्स वगैरह बचाया जा सके। जो ब्रांड वगैरह है, कंपनी वगैरह है, वो यूज़ करते हैं। तो ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है, फिर तबीयत खराब होने लगता है। तो वो क्या होता है, ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये नॉर्मल जो इथेनॉल वगैरह में रहता है उसमें पॉइजनिंग जैसे काम करता है। तो इसमें एक और भी है डी नेचर वाला, इसमें ये आप इसमें देख सकते हो डी नेचर वाला इस कंपाउंड के लिए, मतलब मिथाइल अल्कोहल के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें से कौन सा जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो आपका CH3COH है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आपका ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। इसके बाद ये आप बोल सकते हो इसके नेक्स्ट जो है ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे थोड़ा कम ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। तो ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होने का मेन रीजन है -I इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बाय आयरन एंड HCl गिव्स, ठीक है। तो आयरन और HCl की प्रेजेंस में अगर आप नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनेगा, ठीक है। तो एक नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, ये आपका हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें अगर आप 6 हाइड्रोजन ऐड करते हो और ये किसके प्रेजेंस में, आयरन और HCl के प्रेजेंस में, तो ये आपका एनिलीन बनता है, NH2 प्लस वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका नाइट्रो
बेंजीन, या आपका हो गया एनिलीन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बाय आयरन एंड HCl। तो आयरन और HCl के प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन को अगर आप फॉर्मेशन करोगे तो क्या बनेगा, एक एनिलीन बन रहा है। ठीक है, जो आपका एक एमीन है, तो ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक प्राइमर एमीन बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपका DNA एंड RNA है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें पढ़ो DNA और RNA के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, 2 मार्क 3 मार्क के लिए आई थिंक पूछने वाला क्वेश्चन है, DNA और RNA में डिफरेंस क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो DNA है और RNA है, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीज़ों से बना रहता है। एक होता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है, एक क्या होता है नाइट्रोजन बेस, सेकंड आपका हो जाता है आपका शुगर ग्रुप, उसके बाद आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों इसमें बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों मिलके। ठीक है, और वही सब मर्ज होके क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो ये नाइट्रोजन बेस में जो आपके हैं ATGCU, ये किस में कौन सा वाला रहता है, आप इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो DNA में कौन से रहते हैं, RNA में कौन से रहते हैं। जैसे DNA के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें ACG यानी एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन तो रहता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा में यहाँ पे थायमिन रहता है, और RNA में ACG तीनों रहते हैं। ठीक है, बस थायमिन क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है यूरासिल में। ठीक है, यूरासिल इसको रिप्लेस कर लेता है। तो ये नाइट्रोजन बेस कौन सा किस में यूज मतलब है और कौन सा किस में नहीं है। जैसे RNA में आपको थायमिन के बदले क्या मिलेगा, यूरासिल मिलेगा। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज। अगर दोनों में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, तो मान के चलो ये एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर और इधर अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, अगर कम है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, और अगर ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोल देते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, मतलब ये आप बोल सकते हो, अगर लोअर है तो ये आपका हाइपोटोनिक होता है, अगर हायर है, ज़्यादा है, तो ये आप हाइपरटोनिक बोल सकते हो, और अगर सेम है तो उसे हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज। जब लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो अगर डिस्चार्ज करने लगे, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, लेड प्लस लेड ऑक्साइड PbO2 प्लस इसमें हम लोग एसिड यूज करते हैं 2H2SO4, तो ये आपका बनाता है 2BSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर। ठीक है, तो इसमें आप देखो SO2 रिलीज हो रहा है क्या, नहीं, SO2 रिलीज नहीं हो रहा है। लेड इज मैन्युफैक्चर, नहीं, लेड हम लोग यूज कर रहे हैं, लेड बन नहीं रहा है। PbSO4 इज यूज। ठीक है, तो PbSO4 यूज नहीं हो रहा है, PbSO4 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बनता बनता अगर लिखा रहता बस, ठीक है, तो वो ठीक है। इसमें H2SO4 इज यूज। ठीक है, तो H2SO4 यूज हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसमें, तो आप ये इक्वेशन याद रख लेना, अगर ऐसे किसी टाइप का ऑप्शन देता है रहता है कि इसमें क्या यूज हो रहा है, किसमें क्या रिलीज हो रहा है, तो आप इसका यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। तो इसमें आप देखना, आपको एक डिफरेंस मिलेगा ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में। ठीक है, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा कि कहीं ना कहीं दिया होगा, एक बार चेक करना। तो ये ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी के बीच में आप डिफरेंस बताओ करके। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट K इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू K इंटू A⁻1/2 B⁻3/2। तो ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जो दिया गया है उसको आप सम कर लो, जो पावर में है 1/2 प्लस 3/2, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 चलेगा, और फिर 1 + 3 आपका हो जाएगा 4/2/2। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, यहाँ पे है आपका 2। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन इन ऑल लैंथेनाइड। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लैंथेनाइड के लिए +3 है, +2 और +4 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है +3 है, तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि लैंथेनाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है करके। उसके बाद है द कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयरन इन कॉम्प्लेक्स Fe6 Fe6 -3 Fe4- करके। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा गया है ये होता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू द मेटल। ये जो मेटल है, ठीक है, इस मेटल के साथ कितने जो डोनर एटम है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने डोनर एटम है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप जुड़े हुए हैं फिर भी आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसमें लिगेंड कितने हैं और कौन से टाइप के हैं। जैसे Cn- यहाँ पे है, तो Cn- जो है वो आपका जो लिगेंड है इसमें यूनिडेंटेंट होते हैं, मतलब इसका चार्ज आप बोल सकते हो सिर्फ 1 है। ठीक है, लेकिन बाइडेंटेड वाले भी रहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सैलेट हो गया, इसके बाद यूनिडेंटेड में और भी आते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया Cl-, वाटर हो गया, एमोनिया हो गया, तो ये जो है चार्ज कितना रहेगा, 1 रहेगा आप बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे जैसे ये इसका है तो यहाँ पे आप 1 लोगे, लेकिन इसके अलावा जैसे 2 चार्ज वाले रहता है, बाइडेंटेड आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपका ऑक्सैलेट आता है, मतलब यहाँ पे अगर ये ऑक्सैलेट रहता तो यहाँ पे 6 के बदले 3 हो जाता। ठीक है, ऑक्सैलेट हो जाता। तो इसमें अगर आप देखोगे ये बस पूछा है कि आयरन जो है, जो मेटल है वो कितने के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कितने के साथ जुड़ा हुआ है, आयरन जो है 6 के साथ जुड़ा है। यहाँ पे आयरन जो है 6 के साथ जुड़ा है, यहाँ पे आयरन जो है कितने के साथ जुड़ा है, 4 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कि कितने के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आयरन अगर ऑक्सैलेट के साथ जुड़ा होता है या फिर कोई और कंपाउंड अगर ऑक्सैलेट के साथ जुड़ा होता तो आप वहाँ पे -2 के हिसाब से करते हैं। ठीक है, -2 के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके फिर बताते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर पता नहीं Fe के साथ होता है कि नहीं है, तो ऑक्सैलेट करके अगर लिखा रहता और यहाँ पे 3 रहता तो इसका मतलब आप अभी 3 × 2 करते हैं, तब जाके आपको आंसर मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो गया 6, दूसरे का हो गया 6 और लास्ट का हो गया 4, तो 664 जो है वो आपका आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है इथिलीडिन क्लोराइड जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो इथिलीडिन क्लोराइड जो है C2H4Cl2। ठीक है, तो ये कौन से के सेम के है। ठीक है, तो ये पहले हम लोग देखते हैं अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड मतलब क्या है कि आपका 2 हैलोजन ग्रुप रहे अल्केन के साथ। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो डाई हेलो अल्केन। ठीक है, अल्केन के साथ 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम लोग अल्किल हैलाइड बोलते हैं। अभी अल्किल हैलाइड जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका विसिनल, ठीक है, और एक होता है आपका जेमिनल। ठीक है, तो अगर जो कार्बन है, मतलब जो हैलोजन है वो अगर कार्बन के साथ अलग अलग जुड़ा हुआ है, जैसे CH2Cl CH2Cl। ठीक है, यहाँ पे 2 हैलोजन है पर वो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विसिनल। मतलब पास पास कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर सेम कार्बन से, ठीक है, उसी सेम कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें बोल सकते हो अगर सेम कंपाउंड है तो CH3CH Cl2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन जो है ये अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एक सेम जो कार्बन है उसी से जुड़ा हुआ है, तब के केस में हम लोग इसे जेमिनल बोलेंगे, इस केस में हम लोग विसिनल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इथिलीडिन क्लोराइड है C2H4Cl2, तो यहाँ पे देखोगे तो ये C2H4Cl2 है, तो ये एक जेम डाइहैलाइड है। ठीक है, इसके बाद एलिलिक हैलाइड जो है वो आपका हैलोजन अटैच टू कार्बन नेक्स्ट टू ए डबल बॉन्ड। अगर एक डबल बॉन्ड है उसके बाद जो कार्बन है उससे अगर जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे ये हो जाएगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद जो कार्बन रहेगा उसके साथ अगर जुड़ा रहेगा हैलोजन, एक्स मतलब यहाँ पे है हैलोजन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये सब है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। ठीक है, और विनिलिक विनाइलिक जो हैलाइड है ये क्या है कि इसमें
हैलोजन जो है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अगर अटैच्ड है, जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी होता है और इसके साथ ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इथिलीन क्लोराइड है C2H4Cl2, ये आपका एक जेम डाइहैलाइड है, ठीक है। उसके बाद है अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इट्स मेन रीजन। अल्कोहल जो है सॉल्युबल होता है वाटर में, उसका मेन रीजन जो है वो आपका OH बॉन्ड होता है, ठीक है। और सॉरी, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अल्कोहल का जो OH ग्रुप है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो उसके कारण ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ए प्रेसिपिट विथ I2 एंड NaOH। तो ये I2 और NaOH जब रहता है तो इसमें हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं I2 और NaOH। तो ये मिथाइल कीटोन ग्रुप जैसे CH3CO ग्रुप अगर रहता है तो उसके लिए हम लोग ये आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो हो सकता है कि मिथाइल कीटोन आपका डायरेक्ट हो, या फिर बाद में अगर ऑक्सीडाइज होने के बाद ये ग्रुप बने, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर ये ग्रुप बनता है या फिर डायरेक्ट ऐसा ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्ट करेगा, मतलब, ठीक है। तो इसमें इथानॉल जो है, ठीक, C2H5OH, या फिर इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं CH3CH2OH। तो ये ग्रुप जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये मिथाइल कीटोन फॉर्मेशन करता है, तो इसका मतलब इसमें से कौन नहीं देगा, C2H5OH देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बनाएगा। फिर उसके बाद CH3CH है, ठीक है, ये भी आपका CH3CO ग्रुप है, तो ये भी आपका देगा। फिर उसके बाद कीटोन है, ये भी आपका देगा। तो कौन नहीं देगा, तो आपका फॉर्माल्डिहाइड जो है वो आपका नहीं देगा, ठीक है, बाकी सब तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, C6H5N2Cl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड HCl गिव्स C6H5Cl, ठीक है। तो ये अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ये आपको हो गया ऐसा। इसके बाद आपका NH2C6H5, सॉरी, ये आपका नहीं, ये आपका N2Cl है ना, तो ये आपका N2Cl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड HCl, ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, C6H5Cl, C6H5 हो गया, Cl हो गया, हेलो क्लोराइड बन गया, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एरिल क्लोराइड बन गया आपका, बेंजीन C6H5Cl बन गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी जो है आप गेटरमैन्स रिएक्शन कौन सा होता है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग वाला, ठीक है, खास करके उर्ज और उर्ज फिटिंग अगर आपका है तो ये दोनों में डिफरेंस देख लेना। फिर फ्रेडेल कैप रिएक्शन, ये जो है इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आई थिंक पूछ सकता है, तो आप खुद अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ठीक है, तो इस कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके अलावा बाकी सब जो विटामिन है B, C और D, इसमें इसके साइंटिफिक नेम, इसके बाद कौन से खाने से ये मिलता है, और खास करके ये जो है कौन से डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है, और साइंटिफिक नेम और खाना, ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आप प्रोटीन भी याद रख सकते हो, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन, नॉन ग्लोबुलर प्रोटीन, वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो